नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआई न्यूज और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आज सुपर संडे यानी डबल हेडर दिन आईपीएल के सीजन के दो बड़े मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है चेन्नई वर्सेस गुजरात और दूसरे मुकाबले में लखनऊ की टीम के सामने होगी राजस्थान। दोनों मुकाबले बड़े हैं, किसी में कुछ तय होगा और किसी में कुछ अलग तय होगा, क्योंकि आज के नतीजे कहीं ना कहीं अंक तालिका पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले। हम उम्मीद कर रहे थे कि पिछले सप्ताह जो तस्वीर बनेगी उससे जो धुंधलाहट है अंक तालिका की वो साफ होगी, लेकिन यह भी क्रिकेट का रोमांच है कि अब तक जो स्थितियां हैं अंक तालिका की वो तकरीबन 4 टीमों के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही। सिर्फ गुजरात को छोड़ दें तो अभी दूसरी टीम तय नहीं हो पाई है जो प्लेऑफ्स में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करेगी। आज के दोनों मुकाबलों पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही कल जो मैच खेला गया जिसमें केकेआर ने आखिरकार एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है, तो उस पर क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट कहते हैं वो भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और जाने माने क्रिकेटर भी हैं। सर वेलकम। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद है रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय चौबे। सर, हमारे इन एक्सपर्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सर कल केकेआर ने, हम मान रहे थे कि इस टीम में वजन बहुत है लेकिन साबित नहीं कर पाई थी। कल एक ऐसे मूवमेंट पर इस टीम ने साबित कर दिया है जहां पर फिर जो अंक तालिका का गणित है फंसा का फंसा ही रह गया। नहीं, हमने कल बोला भी था कि क्योंकि ब्रेंडन मैकलिन ने अब केकेआर की फ्रेंचाइजी से रिटायरमेंट लेकर और इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच बने हैं, वो ये उनकी लास्ट आईपीएल सीरीज है, तो टीम मैनेजमेंट का, प्लेयर का, सबका होता है कि अगर हमारा कोच जो है वो विदाई ले रहा है तो क्यों ना उनको एक अच्छी विदाई दी जाए। और एक बड़ा एडवांटेज केकेआर को ये भी मिला कि वो ऑलरेडी यहाँ पर 5-6 मैचेस खेल चुके थे। पिछला मैच भी उन्होंने इसी ग्राउंड पे खेला था, एमसी ग्राउंड पूना पे, और उनको वहाँ की कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से पता थी। और जैसे कि हम बार बार कहते चले आए हैं कि क्रिकेट जो है वो दिमाग का खेल है, और अगर आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो आप अच्छा ही खेलते हैं, जब आप ख़राब करते हैं तो वो और ख़राब होता चला जाता है। सनराइजर हैदराबाद के साथ भी ऐसा हुआ। इस टूर्नामेंट में एक ट्रेंड उनका चला आ रहा है कि पहले 2 मैचेस उन्होंने हारे, फिर 5 जीते, और उसके बाद में अब 4 थे तो हमको लगा था 5-4-3 का कॉम्बिनेशन शायद ऐसा बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो 5 पहले जीते और अब स्ट्रेट 5 हार गए हैं, और ये 5 हारने के बाद अब उनकी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब हो गई है। कल एक समय लग रहा था कि वो केकेआर को एक रीजनेबल स्कोर पे रोक लेंगे, परंतु लास्ट के 4 ओवरों में जिस तरीके से रसल ने बैटिंग करी, वो 178 उस विकेट के ऊपर, क्योंकि थोड़ा विकेट स्लो भी था, बॉल रुककर भी आ रहा था, और केकेआर की बॉलिंग ने उसको अच्छे तरीके से उस विकेट को एक्सप्लॉइट किया। केकेआर ने 177 रन बनाए, 178 रन का टारगेट था 6 विकेट के ऊपर। आंद्रे रसल ने 49 रन बनाए 28 बॉलों के ऊपर और नॉट आउट रहे। सैम बिलिंग्स जिनको कि कल वापस खिलाया गया था, उन्होंने 34 रन किए 29 बॉलों के ऊपर। और जो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से उमरान मलिक ने 3 विकेट लिए 33 रन देकर, और भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया 27 रन देकर। तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद जो है वो प्रेफर्ड करते हैं कि वो चेज़ करें, वो अच्छा चेज़ कर पाएंगे, परंतु अगर आपकी बल्लेबाजी सपोर्ट ना करे, और ख़ासतौर पे कप्तान केन विलियमसन की हम बात करें, तो इस सीरीज़ में वो बिल्कुल भी बल्ले से फॉर्म में बिल्कुल नहीं लगे। रन बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक 50 उन्होंने किया है, उसके बिना जो है वो कुछ खास नहीं कर पाए। और इस तरह के क्रूशियल और क्रंच मैच में जो आपके लिए तीनों मैच जीतकर और क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट हो, वहाँ पे अगर एज ए कैप्टन और एज ए सीनियर बैट्समैन अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम के लिए मुश्किल होगा। और जहाँ तक हम केकेआर की बात करें, बॉलिंग में भी बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। रसल ने 3 विकेट भी लिए और 49 रन बनाए। उन्होंने विलियमसन का विकेट लिया और मार्कस जैनसन का लिया और वॉशिंगटन सुंदर का, ये 3 विकेट उन्होंने लिए। और बहुत ही, जिस तरीके से रसल को हम जानते हैं उस तरीके के कल दमदार शॉट उन्होंने खेले। और एज ए बॉलर तो इस टूर्नामेंट में वो ऑफ लेट कुछ ना कुछ करते ही रहे। ऑल्दो इनिशियल स्टेजेस में वो फिट नहीं थे और कभी 2 ओवर डाल रहे थे, पर अब लास्ट के 3 मैचेस मैंने देखा कि वो 4-4 ओवर कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। चेंज इन पेस वो बहुत डिसेप्टिव करते हैं, जो लोग उनको बैट्समैन उनको नहीं रीड कर पाते हैं। और इन द एंड एक बड़े मार्जिन से, जिसकी की जरूरत थी केकेआर को, 54 रनों से उन्होंने मैच जीता। ऐसा जीतने के साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि उनका जो नेट रन रेट माइनस में था 0.057 था, वो अब प्लस में आ गया है
0.160 पे, और उन्होंने पॉइंट्स टेबल में भी सनराइजर हैदराबाद के ऊपर आ गए। तो एक अच्छे साइन है केकेआर के लिए कि वापस से वो टीम जो है यूनाइट होके ठीक खेल रही है। थोड़ी कंट्रोवर्सी से पिछले 2 मैचेस में लगा कि थोड़ी दूर हैं और क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। और मैं तो ऐसा कहूँगा, आईपीएल जो है वो क्रिकेट के नाम से ही जाना जाता है। इतना बड़ा फॉर्मेट है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत सारे लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करना होता है, तो वहाँ क्रिकेट का ही रोल होना चाहिए, वहाँ कंट्रोवर्सी का रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला जाता है, और कंट्रोवर्सीज जितनी है वो सब पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ होती हैं कि इसने ये नहीं किया तो ऐसा हो गया, उसने वो नहीं किया, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में जो है इनको ना तो कोई प्लेस होना चाहिए और ना इनको इनकरेजमेंट होना चाहिए। अब जो मैचेस हो रहे हैं उन सब मैचेस में टीम के लिए मैच जीतना और हारना दोनों चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो गई। अगर वो जीतते हैं तो उनको एक मोरल बूस्ट होता है, प्लेऑफ्स के लिए उनकी जगह जो है वो बनी रहती है कि हम प्लेऑफ में खेल सकते हैं। और अगर आप हारते हैं तो आपका माइंडसेट भी नेगेटिव होता है और आपके प्लेऑफ में जाने के चांसेस भी जो वो डैमेज हो रहे हैं। तो अब क्रिकेट जो है बहुत सोच समझ कर और पूरी इंटेंसिटी के साथ खेलना होगा हर टीम को, क्योंकि अब हारना जो है वो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। कि जो प्लेऑफ में जाना है, सिर्फ एक टीम को हम छोड़ दें, गुजरात टाइटंस को, तो उनकी जगह पक्की है। बाकी अगर 7 टीमें और हम बात करें, टोटल 8 टीमें हैं जो प्लेऑफ में जाने के लिए कैपेबल हैं। एक सील हो चुकी है 3 जगह के लिए जो बाकी 7 टीमें लड़ रही हैं। उन 7 टीमों के लिए अब मैच हारना जो है वो खतरे की घंटी है। अगर आप मैच हारेंगे तो आप इन प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे और अगले साल की आपको तैयारी करनी होगी, फिर आपके लिए कुछ भी इस मैच में नहीं बचेगा। सर, आपकी तो कल पसंद थी केकेआर और कल पसंदीदा परफॉर्मेंस भी उसने किया है, और कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अभी भी इस टीम में दम है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एक प्लस माइनस चल रहा है, आज जो टीम प्लस है कल माइनस हो रही है, जो माइनस है वो प्लस हो रही है, और इस चक्कर में जो मकड़जाल बन गया है उसने और इंटरेस्टिंग कर दिया इस पूरे टूर्नामेंट को। बिल्कुल अभिषेक, और जैसे मैंने कल भी जब हमारी चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला था कि आपको कि अगर 170 और 180 रन के बीच में केकेआर बनाती है तो चेस करने में ऑलवेज हमेशा हैदराबाद को परेशानी हुई है। और कल भी वही हुआ कि जब उन्होंने 177 रन बनाए, तो आप देखिए कि 52 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, जैसा सर ने बताया। क्योंकि T20 के अंदर 5 रन, 7 रन, 10 रन, 15 रन, इतना बड़ा ये मार्जिन को बोलते हैं कि हाँ भाई इस मार्जिन से आ रहे तो ठीक है। बट अगर 50 रन के मार्जिन से अगर आप हारते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा मार्जिन, और आपकी मतलब की बैटिंग के अंदर या बैटिंग लाइनअप में आपका जरूर कहीं ना कहीं लेग जिसको बोलते हैं कि दिखता है। अब केन विलियमसन कल भी हमने चर्चा करी कि वो फॉर्म में नहीं है, और वाकई में उनका फॉर्म वैसा का वैसे ही चल रहा है अभी भी, उन्होंने कल भी रन नहीं बनाया। तो अब आप फिर जब कप्तान रन नहीं बनाता है और मैन बैट्समैन है आपकी टीम का, अगर वही रन नहीं बनाएगा तो फिर आपको मुश्किलात होना ही है। हालांकि कल उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, कल जल्दी विकेट गिर गए थे केकेआर के, पर आखिरी में आके रसल ने वो बिल्कुल जैसा आंद्रे रसल जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उस टाइप की उन्होंने बैटिंग की है, और 177 के सामान्य जिसको उन्होंने बनाया। उसके बाद तो हैदराबाद ने जब स्टार्ट किया तो उनके पास मुझे नहीं लगता कि केन विलियमसन और फटाफट जल्दी विकेट गिरते गए, तो उनको ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कोई फाइट कर रही है टीम, और एक 52 रन बड़ा मार्जिन। और वो मुझे लगता है इसका जो कल जिस तरह से वो खेले, आने वाला जब मैच हो गया, जो कि उनके 2 मैच और बचे हैं इसके बाद मेरे ख्याल में, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। माइनस में चले गए हैं, अगर मान लो जीतते भी हैं तो भी थोड़ी तकलीफ आएगी उनको। पर केकेआर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेऑफ में बने रहने के लिए उनको शायद उनका एक मैच बचा हुआ है। अगर वो जीतते हैं और अच्छे रन रेट से जीतते हैं तो उनकी संभावना बनी रहेगी। और अब बात आज के मुकाबलों की करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दुखद खबर जो आज आई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एंड्रू साइमन का सड़क हादसे में निधन हो गया है। उनका करियर हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पर बहुत शानदार रहा। अपने वतन के लिए उन्होंने कई बेहतरीन मुकाबलों के जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कई विवादों से भी उनका नाता रहा है, लेकिन बावजूद उसके इस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भुलाया नहीं जा सकता, उनके प्रदर्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजियाना परिवार की तरफ से हम एंड्रू साइमन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट भी शाब्दिक रूप से एंड्रू साइमन को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर, बहुत बड़ी क्रिकेटिंग बोर्ड को ये क्षति है, और हम हमारी तरफ से डिजाइन परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देंगे। और बहुत बड़ा असेट थे वो क्रिकेट के लिए, और एक ट्रू ऑलराउंडर थे। अभिषेक, ऑलराउंडर नॉर्मली हम बोलते हैं जो बैटिंग कर सकता हो, बॉलिंग कर सकता हो और फील्डिंग कर सकता हो, पर वो
एक डिफरेंट तरह के ऑलराउंडर थे। डिफरेंट कैसे थे कि वो ऑफ स्पिनर भी करते थे और मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते थे। आप या तो किसी को स्पिन डालते हुए देखेंगे या किसी को मीडियम फास्ट डालते हो। आप किसी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन में आपके पास बॉलर ऐसा होगा जो स्पिन ऑफ स्पिन भी करता होगा और ऑफ स्पिन भी वो प्रॉपर ऑफ स्पिन की तरह करते थे, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर थे वो। और जब उनको जरूरत लगती थी कि विकेट जो है वो स्पिन के लिए कंड्यूसिव नहीं है, हेल्प नहीं कर रही है, तो मीडियम फास्ट बॉलिंग करते थे। और फील्डर तो बहुत ही खतरनाक थे, वो अच्छे फील्डर थे, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। जन्म उनका इंग्लैंड में हुआ था और 1995 में उनको इंग्लैंड से कॉल भी आया था कि इंग्लैंड क्रिकेट में अंडर 19 खेलने के लिए सिलेक्शन के लिए। उन्होंने उनको मना कर दिया। 1998 में ऑस्ट्रेलिया में उनका पहली बार सिलेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम में, और उन्होंने आकर जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली। एक एशेज सीरीज में जब इंग्लैंड 80 पे कुछ 4 था तो उन्होंने 158 रन आकर बनाए थे। और इसी तरह की उनकी बहुत सारी रिमार्केबल इनिंग्स थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड के थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बट कंट्रोवर्सीज में ऑलवेज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे। एक बार इंग्लैंड में जब ऑस्ट्रेलियन एशेज के लिए खेलने गए थे, उस समय जब टीम मीटिंग होना था तो वो क्लब में कहीं जाकर एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तो उस समय उनको लिए बहुत मुश्किल हुआ। और उसके बाद में कुछ समय बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, फिर से वापस आए, फिर इसी तरह की कंट्रोवर्सी हुई। और इवन एक आपको याद होगा कि इंडिया में हरभजन सिंह के साथ में एक उनका इंसिडेंट हुआ था मैच के दौरान ही, तो वो भी एक बहुत लेम लाइट में आया था और बहुत सारे उनको क्रिटिसिज्म मिला था। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, और इवन 2 साल उन्होंने आईपीएल भी खेला, डेक्कन चार्जर के लिए वो 2 साल खेले थे। और अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक बीच में मैसेज भी उन्होंने ट्वीट किया था कि आईपीएल एक मीठा जहर है और उसने मेरी नसों में जहर घोल दिया। ये आईपीएल से रिलेटेड उन्होंने ऐसा लिखा था कि मीठा जहर कि आपको इतने पैसे मिलते हैं, उसमें इतना फेम मिलता है, इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं, और आदमी कहीं ना कहीं 10 टू जब पैसे ज़्यादा मिलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें खराब भी साथ में लाता है, आती हैं जीवन में। कहीं ना कहीं उनका इंडिकेशन इसकी तरफ रहा होगा। कुछ दिन पहले आया था, पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि क्रिकेटिंग बोर्ड का इतना बड़ा ऑलराउंडर, मतलब कुछ गिनी चुनी पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको याद रहती हैं। एंड्रू सैमंड उनमें से एक थे और मुझे लगता है कि हमेशा याद रहेंगे। और ये वाला साल अगर हम बोलें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए बहुत ही ख़राब रहा है कि उनके 3 महान प्लेयर जो हैं वो 2 मार्च में चले गए, शेन वॉर्न और रॉड मार्श, और अभी जो रिसेंटली अभी कल जो है एंड्रू सैमंड गए, और मात्र 46 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ एक रोड एक्सीडेंट में। वो जा रहे थे, क्वींसलैंड में रहते हैं, वहाँ जा रहे थे और गाड़ी जो है ऐसा बताया गया कि वो पलट गई कुछ हाई स्पीड के कारण से या किसी कारण से, और बाद में उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करी, पर रेस्क्यू में उनकी डेथ हो गई। अभी स्पोर्ट्स के ये क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद में वो एक जर्नलिस्ट बन गए थे और एक कमेंटेटर बन गए थे। ऑस्ट्रेलियन मोस्टली जितने भी बिग बैश और जितने मैचेस होते हैं सब में वो कमेंट्री करते थे, और वो थोड़ा लिखते भी थे, ऑथर भी थे वो स्पोर्ट्स के ऊपर लिखा करते थे। तो बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेटिंग वर्ल्ड को। इस तरह की हस्तियां चिर परिचिर हमेशा ऑलवेज लोगों के दिलों में राज करेंगी और याद रहेंगी। सर बिल्कुल, और जैसा सर ने बताया, मतलब एंड्रू सैमंड, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में उनको जगह दे। बहुत शानदार खिलाड़ी, बहुत ही अपने टाइम के, मतलब कि जिसको बोलते थे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा नाम, और एंड्रू सैमंड ने अपने दम पे अपने खेल से लोगों के दिल में जगह बनाई थी। और जो जैसा सर ने बताया, विवाद में बहुत रहते थे, मतलब डिसिप्लिन में नहीं रहना, कभी कभी किसी कोई बच्चा बिगड़ेल होता उस टाइप के थे वो। और क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते थे, पर वो इसको कहते हैं ना कि मनमौजी आदमी थे, उस टाइप के आदमी थे। हरफनमौला भी थे और मनमौजी भी थे। जैसा सर ने बताया कि एक बार इंग्लैंड में वो टीम मीटिंग में नहीं थे, प्रैक्टिस में नहीं आए, गोल्फ खेल रहे थे, एक बार फिशिंग करने चले गए, एक बार रात को वो जब इंडिया में थे तो लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, तब भी उनको यहाँ से वापस ऑस्ट्रेलिया भेजा था। तो कई बार, पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मैंने देखा है कि वो क्रिकेट को तवज्जो देता है, प्लेयर्स को कभी तवज्जो नहीं देता। उनके लिए क्रिकेट सर्वोपरि है, प्लेयर नहीं है। अगर कोई प्लेयर उनके डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो चाहे वो कितना ही बड़ा हो, उसको बाहर जाना पड़ता है। और इसी कारण से था कि विवाद के कारण वो जो क्रिकेट उनको खेलना था उतना वो खेले नहीं। वो बड़े प्लेयर थे और मुझे लगता है कि वो आईपीएल भी 2 सीजन खेले, उससे ज़्यादा वो खेले नहीं है। और इसी कारण, और कई उनकी थोड़ी सी आदतें थी, बुरी आदतें, जिसके कारण उनका कैरियर थोड़ा छोटा रहा। बट बड़े खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और जिस तरह उनका जाना एक एक्सीडेंट के अंदर, वाकई में बहुत दुख की बात है ये। और
अब यही कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए थोड़ा समय जिसको कहते हैं खराब है, जैसा सर ने बताया कि अभी शैन वॉर्न गए, उसके पहले रोडी मार्श गए, फिर अब एंड्रू सैमन चले गए, आपको लास्ट ईयर डीन जोन्स चले गए थे, वो हार्ट अटैक से हमारे इंडिया में ही थे वो। तो युवा खिलाड़ी फिलिप का हाँ, बॉल लगने से उनका तो फिर निधन, बॉल लगने से डेथ हुआ था, खेल में डेथ हुआ था, बट ये सब वो भी लोगों एक का जाना अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन unfortunate था, एक्सीडेंट वो भी था। तो अब ये क्रिकेट है और ये इंसान जिसको कहते हैं दुनिया है, इस तरह से चलती है। अब वो हमारे बस में नहीं है, पर हम यही चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये हादसा जो हुआ है, ढांढस बंधा है, यही हम बोल सकते हैं। संजय, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेट को तवज्जो देता है और डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है, और इवन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी वो इन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कुछ भी आप अनएथिकली करें, वो उनको पसंद नहीं है। अभी रिसेंटली, अगर इससे पहले जो एशेज सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, तो उससे पहले जो एशेज सीरीज जीती थी उसमें टिम पेन इनके ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे, और टिम पेन का एशेज सीरीज से जस्ट 2 दिन पहले एक पुराना विवाद कोई, जिसमें उन्होंने अपनी कोई महिला मित्र के साथ में कुछ चैट करी हुई थी, वो चैट ओपन होने से, उजागर होने से एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने उनको स्टेप डाउन किया एज ए कैप्टन और उनको टीम में नहीं खिलाया, और उस समय अपना नया कैप्टन बनाया फिर से, पर उनको उस टीम में जगह भी नहीं दी गई। एक कप्तान जो एशेज जीता हुआ हो, पहले वाला हो, और इस बार डिक्लेयर्ड हो कि वो कैप्टन है, और एशेज स्टार्ट होने के 1 दिन 2 दिन पहले कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है, चैट रीड के सामने आती है किसी की, और वो चैट आने के बाद में उसको स्टेप डाउन किया जाता है और उसको टीम से भी हटा दिया जाता है। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो क्रिकेट के ऊपर कितना ध्यान देती है, बाकी की जितनी चीज़ें हैं उनके लिए क्रिकेटर या कॉन्ट्रोवर्सीज या अनएथिकल चीज़ें जो वो बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो एंड्रू साइमन को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, और एक शानदार और हरफनमौला क्रिकेट के तौर पर वो हमेशा हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में रहेंगे। और अब बात करते हैं आज होने वाले पहले मुकाबले की, क्योंकि 2 मुकाबले हैं। गुजरात नंबर 1 पोजीशन पर है, प्लेऑफ्स में भी अपनी जगह तय कर चुकी है, और दूसरी तरफ चेन्नई है, अंक तालिका में नंबर 9 पर है। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन डिफेंडिंग चैंपियंस की तरफ से। अब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली इस टीम के लिए जरूरी है कि अगले सत्र की तैयारी के लिए आज से शुरुआत की जाए, बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं फैंस जो मुरझाए हुए चेहरे लिए हुए हैं उनके चेहरे पर थोड़ी खुशियां बिखेरी जा सके। दूसरी तरफ गुजरात चाहेगी नहीं कि बीच में जो एक प्रयोग किया था जिसके कारण गाड़ी पटरी से उतर गई थी, अब किसी भी तरह के प्रयोग की स्थिति में ये टीम नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि गुजरात भी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पूरी ताकत लगाएगी, और जाहिर है फिर हमारे लिए तो अच्छी दावत है ही। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सीएसके की बात करें तो इस पूरी सीरीज में, इस पर्टिकुलर आईपीएल के इस सेशन में उनके लिए कुछ भी अच्छा होता नजर नहीं आ रहा है, कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। टीम जो पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन है, 4 बार आईपीएल जीत चुकी है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो 2ym दर्जे का है। नए कप्तान बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी ने रिकमेंड किया कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा कप्तान जो है वो टीम की बागडोर संभाले और उसको तैयार करे आने वाले सीजन के लिए। तो रविंद्र जडेजा को उन्होंने एक अप्रोप्रिएट अपना उत्तराधिकारी समझा और उसको अपॉइंट किया। कंट्रोवर्सी के चलते हुए बीच में उनको टूर्नामेंट के बीच में ही हटाकर वापस से महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया। रविंद्र जडेजा बायो बबल छोड़ के गए। कहा ऐसा जा रहा है कि उनकी रिब में ब्रशिंग है, वो कैच करते समय गिर गए थे और रिब में लगी है, दर्द है, इस कारण से वो बाकी मैचेस नहीं खेल सकेंगे। परंतु जो जिस तरीके से उनको ट्विटर से अनफॉलो किया तो ऐसा लग रहा है कि वो रिब ब्रशिंग नहीं है, माइंड ब्रशिंग कुछ चल रही है, जो कि एक अच्छी बात क्रिकेट में नहीं है। 2 दिन पहले बायती रेडू ने ट्वीट किया कि ये उनका लास्ट आईपीएल है। 1 घंटे बाद वो ट्वीट को खुद ही डिलीट कर देते हैं। सीईओ आकर बयान देते हैं कि मैंने उनसे बात करी थी, वो गलती से उन्होंने दे दिया था एंड ही इज़ नॉट रिटायरिंग। तो ये जो इंसिडेंट्स है ये दिखा रहे हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्रिकेट में भी अच्छा नहीं हो रहा है और टीम के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऑलरेडी वो टीम एक ऐसी है जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, उनके लिए अब कोई भी प्लेऑफ में जाने का संभावना बाकी नहीं बची है। 9th स्पॉट पे हैं वो पॉइंट्स टेबल में, 12 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 8 हारे हैं और नेट रन रेट भी नेगेटिव में है, 0.270 है। गुजरात टाइटंस की हम जितनी भी तारीफ करें उतनी अच्छी है। नया बच्चा है, पहली बार खेल रहा है। सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो किसी न किसी दिन कोई ना कोई अपना हाथ खड़ा करता है, परफॉर्मेंस देता है और अपनी टीम को जिताता है। उन्होंने बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर दी थी जिसके कारण से लगातार 2 मैच हारे। लास्ट मैच उन्होंने फिर जीत लिया और वो पहली टीम है जिन्होंने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। और मुझे लगता है कि अब हार्दिक पांड्या कोई चांस नहीं लेना चाहेंगे। ऑल्दो उन्होंने 18 पॉइंट है उनके अभी और
18 पॉइंट उनको गारंटी कर रहे हैं कि वो प्लेऑफ्स में खेलेंगे। परंतु प्लेऑफ्स में जाना और जीत के साथ जाना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप ऑलरेडी प्लेऑफ में हारेंगे तो भी आप प्लेऑफ में खेलेंगे, पर अगर आप जीत के जाएंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखते हुए जाएंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि कभी एक आध प्लेयर को वो कभी ट्राई करना चाहें बीच में, तो वो ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन क्रिकेट में कहा जाता है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उसी के साथ खेलना चाहिए। डे गेम है, 3:30 बजे स्टार्ट होगा, वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होगा क्योंकि सेम खेलना है वहाँ पर, कोई दिन में रात में वहाँ पे उसका भी फ़र्क आता है। परंतु फिर भी इन सब कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो वानखेड़े में पिछले कुछ मैचेस में हम देखें तो 190, 95, 200, 203 रन ऐसे बने हैं। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है वो पहले बैटिंग करेगी, ताकि वो बैटिंग करके वो जो मैमथ टोटल पहले बने हैं वैसे बनाने की कोशिश करे और फिर अपने अपोजिशन से बोले कि आप आइए हम आपको आउट करेंगे। बट इट इज़ ए डेड रबर। दोनों ही टीमों को कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि एक, अगर मान लीजिए गुजरात टाइटन हारती भी है तो सीएसके को कुछ मिलने वाला नहीं है कंसोलेशन को छोड़ के कि हम आईपीएल खेल रहे हैं और हमने उनको हराया। और अगर गुजरात टाइटन हारती है तो कोई फ़र्क इतना मेजर नहीं होने वाला। हाँ, जीतेगी तो एक कॉन्फिडेंस, विनिंग कॉन्फिडेंस लेकर वो प्ले ऑफ में जाएंगे। सर लेकिन इतना आसान नहीं है आज सीएसके के लिए, क्योंकि सामने गुजरात जैसी वजनदार टीम है और यहाँ पर एक अगर अच्छा जाते जाते एक विदाई अच्छी लेनी है इस टीम को, तो अब यहाँ तो प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगी। लेकिन जो पूरी फ्रेंचाइजी है, टीम है, उसकी आंतरिक जो स्थितियां हैं वो बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है और सामने मजबूत टीम है। यानी दोहरी चुनौती आज सीएसके के सामने है। बिल्कुल। और अभिषेक जैसा अभी आप बोल रहे थे कि तैयारी है, मुझे लगता है ये अगले आने वाले समय की तैयारी तो अभी तो बहुत मतलब इसको बोलने समय हो जाएगा, लंबा समय होगा। बट हाँ, उनको सोचना पड़ेगा कि अब जब हम नेक्स्ट आईपीएल सीजन होगा उसमें किस तरह का हमको प्लेयर्स के लिए, जिस तरह से कि सर ने भी बताया कि अंबाती रायडू का या जडेजा का या फिर महेंद्र सिंह धोनी का और दूसरे प्लेयर्स का बहुत सारे हैं जो जिसमें कि आप बोल सकते हैं कि उनको देखना पड़ेगा कि हमको किन प्लेयर्स को अब लेके और आने वाले सीजन में हमको खेलना है। इस मैच का यहाँ तक बात है, एक तरह से बोल सकते हैं प्रैक्टिस मैच हो जाएगा ये गुजरात के लिए। गुजरात के लिए राइट। और सीएस के लिए तो कुछ भी मतलब कि मायने नहीं रखता है वो जीते हारे। अब वो तो मेरे ख्याल में उनका लास्ट मैच है, तो अब इनके लिए प्रैक्टिस, इनके लिए टीज। हाँ डेफिनेटली। तो उनके लिए तो ये प्रैक्टिस मैच जैसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज शायद गुजरात भी अपने कुछ नए प्लेयर्स को चांस दे, उतारे, और जो उनके प्लेयर्स बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे होंगे तो उनको देखे कि किस तरह का इनको एक जिसको बोलते हैं कि ग्राउंड में उतरने के बाद आपका मेंटल लेवल कैसा है, उनको आजमा सकती है वो। तो आज का मैच जो है ना ही गुजरात के लिए और ना ही सीएसके के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात के लिए एक बार इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि साहब वो नंबर 1 टीम और नंबर 1 वहाँ पर प्ले ऑफ में जाएगी तो वो उसको एक एडवांटेज है। अदरवाइज और तो कुछ ऐसा है नहीं। और मुझे लगता है कि आज जैसे सर ने बताया डे गेम है और मुझे लगता है जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा और एंजॉय करेगा और रन चेस करेगा, सॉरी रन बोर्ड पे लगाएगा और सामने वाले टीम को प्रेशर में देगा। संजय एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखिए प्लेऑफ में जाना भी जो है और वहाँ पे भी कौन सी पोजीशन पे रहना है, फर्स्ट पे रहना है, सेकंड पे रहना है, थर्ड पे रहना है, फोर्थ पे रहना है, आपका मैच किसके साथ होगा, अपोजिशन कौन आएगी। तो नॉर्मली ये भी चीज़ें सोची जाती हैं और कितनी बार ऐसा करा जाता है कि आप फर्स्ट पे आना चाहते हैं क्योंकि आप एक वीकर टीम के साथ खेलेंगे। और क्योंकि अब दुविधा ये है गुजरात टाइटंस के लिए कि उनका लास्ट मैच है, बाकी टीमों के मैच बचे हुए हैं और अभी बाकी तीनों टीम तय ही नहीं है कि कौन सी टीम आने वाली है। तो आपको एक वो जो एडवांटेज मिल सकता था अगर पहले क्लियर कट लोग होते कि ये 4 टीमें जो हैं प्लेऑफ्स में जाने वाली हैं, तो मुझे किसके साथ खेलना है एज ए कैप्टन, आप इस मैच के नतीजे के ऊपर उस तरह का क्रिकेट खेल सकते थे कि आपको जीतने में फायदा है या आपको हारने में फायदा है। तो खैर उस जीतने हारने का फायदा आज के दिन सोचे बिना, क्योंकि बाकी 3 ओपोनेंट अभी डिसाइडेड ही नहीं है कि कौन 3 आने वाले हैं। आज ऑलरेडी 8 लोग हैं, 7 टीमें हैं जिनकी दावेदारी पेश है कि वो किसी भी गिनती में अगर दूसरा हार जाता है तो तीसरे को फायदा हो जाएगा, ऐसा करके वो कोई भी टीम अपसेट के ऊपर आ सकती है। तो वो 7 में से 3 कौन होंगे वो आज पक्का नहीं है और आपके सामने कौन होगा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट बाई यही है कि आज अपना अच्छा प्रदर्शन करें, जीतें, विनिंग स्ट्रीक बनाए रखें, विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए रखें, फील गुड फैक्टर रहेगा, आप आगे प्लेऑफ्स में बेटर खेलेंगे। दूसरा सर मेरे को लगता है कि प्लेऑफ में अगर आप नंबर 1 की पोजीशन पर रहेंगे तो आपको ये फायदा मिलता है कि जब प्लेऑफ में आप पहला जैसे मैच खेलेंगे आप नंबर 1 होते हुए और अगर मान लो हार जाते हैं तो आपको दोबारा एक मौका मिलेगा। नंबर 1 का एक ये फायदा है
कि आपको एक मौका पर और ये मिल बहुत सकता बड़ा है। फायदा है ये सर। वो बड़ा फायदा है, तो ये सबसे आपके ऊपर नॉकआउट का दबाव नहीं होता है, आपके पास एक राइट। अवसर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये गुजरात टाइटंस के कप्तान के जहन में होगा कि आज का मुकाबला जीतकर 2 अंक और अर्जित किए जाए, इसलिए अंकों का मायने जो है वो गुजरात के लिए ज्यादा है। बाकी तो ये एक क्रिकेट मैच है जिसका बिना किसी परेशानी के आनंद उठाया जा सकता है। अंकों का कोई बहुत ज्यादा रोल चेन्नई के लिए कम से कम नहीं है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। अब ये फैसला कितना ज्यादा सफल साबित होता है ये तो कुछ ही देर में पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आज दूसरा भी मुकाबला है, क्योंकि राजस्थान की टीम के मुकाबले आज होने वाला है लखनऊ से। लखनऊ की टीम में सर 3 यूपी के खिलाड़ी हैं, अंकित राजपूत, उसके साथ करण है और साथ में मोहसिन खान। आज तैयारी यह है कि अंकित राजपूत को आज खिलाया जा सकता है। अंकित राजपूत बेहतरीन बॉलर हैं और कल उनकी फ्रेंचाइजी की तरफ से यह बात साफ कर दी गई थी कि एक की फैक्टर के तौर पर अंकित राजपूत को रोका गया था और अब उनको आज से अवसर देना चालू कर सकती है लखनऊ की टीम। यानी एक नवाचार लखनऊ के पास में जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ में मौजूद था वो आज हम मुकाबले में देख सकते हैं। सर ये चीज बता रही है कि लखनऊ के पास में प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। ये उनकी स्ट्रेटेजी में 4 चांद लगाने वाली बात है कि उन्होंने कैसे खिलाड़ी को रखा था जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए इस टूर्नामेंट में। और दूसरी तरफ सामने राजस्थान है जो पिछला मुकाबला हार कर आई है। बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद ये टीम अभी भी अटकी हुई है प्लेऑफ्स के लिए, तो ये मुकाबला सबसे खास होने वाला है। ऐसा बोलूंगा अभिषेक, अभी दोनों ही टीम अटकी हुई हैं। दोनों ही टीम अटकी हुई है। देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पर अभी भी उनकी जगह जो है वो प्लेऑफ्स में पक्की नहीं है। और दोनों ही टीम चाहेंगी कि ये मैच जीतें। ये जीतने के बाद में कम से कम ये जो मकड़ी जाल जो आपने कहा उसको थोड़ा सा ठीक करें वो जी। और जहाँ तक इन दोनों की बात करें, एक सेकंड नंबर पे है पॉइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स। उन्होंने 12 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 4 हारे हैं और नेट रन रेट उनका हाईएस्ट है इस पूरे 10 में। अगर नेट रन रेट की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उनका नेट रन रेट 0.385 जो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो 3rd पोजीशन पे हैं, 12 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 5 हारे हैं और उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव है 0.228। और दोनों ही टीमें पिछले मैच हार कर आई, दोनों ने अपने लास्ट वाले मैच हारे हैं। तो दोनों को हारने के कारण से ये मैच आगे जीतना जरूरी है कि ये लोग जरूर जीतें। और जीतने के साथ साथ आप ये जो मकड़ी जाल बना उसको थोड़ा थोड़ा साफ करें कि भाई नहीं हम जो हैं, और ये प्रबल दावेदार भी हैं अगर दोनों टीम की हम बात करें तो। बाकियों को अगर हम रेट करेंगे और पॉइंट्स की बात करेंगे और उनके नेट रन रेट की बात करेंगे तो नेट रन रेट प्लस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये बेटर ऑफ हैं दोनों ही। जहाँ तक हम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो उनके पास ऑलराउंडर बहुत होने के कारण से कुछ स्पेशलाइज्ड बैट्समैन की जो जरूरत है वो या बॉलर की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें नकारा हो रही थी, जिस कारण से अभी आप कह रहे हैं कि अंकित राजपूत को खिला रहे हैं। अंकित राजपूत खेलेंगे तो एक वो बॉलर स्पेशलिस्ट हैं, वो बॉलर हैं वो, तो वो बॉलिंग करेंगे। और सिमिलरली अगर राजस्थान रॉयल की बात करेंगे तो बल्क ऑफ स्कोरिंग जो है जॉस बटलर और शिमरॉन हेटमार ने करी है, क्योंकि शिमरॉन हेटमार अब अवेलेबल नहीं है, उनके यहाँ बेबी आया है तो वो अपने वापस कंट्री चले गए हैं, वो वेस्ट इंडीज़ वापस चले गए, तो उनकी अवेलेबल इस टूर्नामेंट में अब नहीं है। तो उसकी जगह पे उनको सोल्यूशन ढूंढने में जो संजू सैमसंग है उनको प्रॉब्लम आ रही है कि संजू सैमसंग बैट के साथ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम ये 3 बल्लेबाजों को छोड़ दें, हेटमार चले गए हैं ऑलरेडी, उसके बाद में संजू सैमसन हो गए और जॉस बटलर हो गए। ऑल्दो यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में आकर कुछ रन किए हैं, देवदत्त पडिक्कर ने थोड़े बहुत किए हैं। इसके बिना अगर हम किसी को ढूंढने जाएंगे, रेहान पराग ने 150 मारा है, उसके बिना कोई बल्लेबाज जो है वन ऑफ करके कहीं पे भी कोई क्लिक करता है, जिसके कारण से वो टीम जो हार रही है। हम बॉलिंग की भी अगर बात करें तो बॉलिंग में भी उनको अब ये सोचना होगा कि वो कुलदीप सेन की जगह जेम्स निशेन को लेकर आएँ कि वो एक बैटिंग भी अच्छी करते हैं, क्योंकि कुलदीप की जो वो एक्स्ट्रा पेस तो देता है पर उसके साथ साथ उसकी जो नेट रन पर ओवर वो दे रहे हैं वो 9.41 इकोनॉमी रेट है उनका। तो 9.41 इकोनॉमी रेट इज़ टू हाई अभी देखते हो। और अभी ये जो मैच हैं, इन मैच में अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोई महंगा बॉलर हो या कोई बॉलर आपका ज़्यादा पिट रहा हो या बॉलर विकेट ना ले रहा हो या बैट्समैन बैटिंग ना कर रहा हो, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोनों टीमों के लिए कुछ ग्लिचेस हैं फिक्स करने के लिए, और मुझे लगता है कि आज वो फिक्सअप कर लेंगे सो दैट वो अपना नंबर भी अब मैच भी जीते, पॉइंट्स भी बढ़ाएं, रन रेट में भी अगर छोटा मोटा उनको करेक्शन करना है तो उसमें करें।
दोनों को ही ऑल्दो पॉजिटिव है रन रेट में, बट रन रेट बेहतर रहेगा, और अगर आप पॉइंट टेबल के ऊपर अगर आप सामने के साथ इक्वल हो जाते हैं तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो दोनों टीम ये माइंड में लेकर चलेंगी, अगर मैच हारते भी हैं तो भी रन रेट उनका जो है वो डेंट नहीं होना चाहिए, कम से कम वो या उसके पास पॉजिटिव ही रहना चाहिए। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आज का जो दूसरा मुकाबला है वो तस्वीर साफ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लखनऊ पिछले मुकाबले में गुजरात के हाथों बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई थी, जिसकी कल्पना और हम लोगों ने भी नहीं की थी, और राजस्थान भी पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से पीटी है। तो ये दोनों टीमें आत्मविश्वास खोकर इस मुकाबले में आएगी, और दोनों के पास ये मौका है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है हौसले बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाए। बिल्कुल, और जैसा आप बोल रहे हो साथों, जैसे दोनों पिटी हुई टीम है, बुरी तरीके से पीटी हुई टीम। दोनों का हौसला इसलिए बहुत मतलब इसको होता है ना कि ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि दोनों पिटी बोले हम भी पिटे और आप भी पिटे हो तो चलो ठीक है, पिटे पिटे ठीक से खेलेंगे। लेकिन पिटे पिटे के बाद अब टिके कौन रहेगा, ये सवाल आज है। तो पर और इनका डे नाइट मुकाबला है तो दिन तो उसमें थोड़ा सा उनको ये देखना पड़ेगा। और है भी वो बैटिंग विकेट है, बैक इन पैराडाइज है, बॉर्न स्टेडियम में है, ब्रेबॉर्न में है, तो वो एक उनके लिए एडवांटेज होगा कि वहाँ पे फिर वहाँ टॉस एडवांटेज में आ जाएगा। जो टॉस जीतेगा वो अगर बैटिंग स्ट्रिक हुई तो फिर वो पहले बॉलिंग करेगा, और फिर वो देखना पड़ेगा उनके लिए। और दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले ऑफ में जाने के लिए, तो दोनों टीमों को वो संभाल के खेलना पड़ेगा। जैसा सर ने बताया, जॉस बटलर, संजू सैमसन, हेडमायर चले गए हैं। उधर लखनऊ की टीम तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, भले ही वो पहले एक मैच हार गई बुरी तरीके से, पर पूरा टूर्नामेंट में बहुत अच्छे से बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और इस टीम मुझे का। लगता है कि जो आज होगा उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गौतम गंभीर की जो रहती है वो अलग होगी। और मुझे लगता है ऐसा नहीं कि राजस्थान की नहीं, राजस्थान की भी रहेगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके हेडमायर से जाने से उन्होंने पीछे जो चेंजिंग करें सडनली कि वो अश्विन को ऊपर भेजा और खुद संजू सैमसन नीचे आए, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको इस बार प्लान करना पड़ेगा कि जो मेन बैट्समैन है, मेरा ऐसा मानना रहता है विषय कि आपकी टीम को जो सबसे अच्छा बैट्समैन है उसको सबसे ज्यादा बॉलर खेलना चाहिए। आप किसी बॉलर को भेज के पिंच हिटर बना के अश्विन को भेज के आप कितने रन बना लोगे, वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम पिछले वाले मैच में आई थी। अब इस बार वो क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा, क्या होगा देखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे एक्सपर्ट किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हुए टीमों का चयन करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। सर आपकी फेवरेट टीम पहले मुकाबले में? पहले मुकाबले में मुझे क्योंकि टॉस तो धोनी ने जीता है, पर क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग भी अच्छी है और वानखेड़े स्टेडियम है, उसमें रन भी बन रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, मैं लखनऊ सुपर मैं गुजरात टाइटंस। सर डेफिनेटली मैं गुजरात गुजरात की तरफ भी रहूंगा जिस हिसाब से उनका कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है आज की तारीख में। मतलब पहली टीम है जो प्ले ऑफ में पहुंची है, तो डेफिनेटली वो टीम मजबूत है, तो वो गुजरात ही रहेगी। सर दूसरे मुकाबले में ये थोड़ा टफ सवाल है। सेकंड में देखिए, अगर हम लोग जब भी आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं, किसी स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, ग्राउंड की कंडीशन देखते हैं, तो सेकंड वाला जो एक बैटिंग पैराडाइज, और बैटिंग पैराडाइज में अगर आपकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, कंसिस्टेंट है, तो वही जीते। क्योंकि मुझे लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उनके पास में ज़्यादा बैटिंग है एज कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स, और उनके शिमरन हेडमायर भी नहीं है, और उसके बिना अगर हम संजू सैमसन और जॉस बटलर में से अगर वो विकेट जल्दी ले लेते हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो वहाँ पे भी मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। सर डेफिनेटली मैं भी सर के साथ में हूँ कि लखनऊ मेरी पसंदीदा टीम है, तो मैं भी लखनऊ के साथ जाऊंगा। और जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही रीज़न है कि वो थोड़ा सा उनका जो बैटिंग का है वो पूरा डिपेंड बटलर और संजू सैमसन के ऊपर ही रहता है उनका मैक्सिमम। अगर वो आज दो चलते हैं तो फिर कहानी अलग होगी, फिर हम कल उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं। पर जहाँ तक टीम का कॉम्बिनेशन का देखा जाएगा तो लखनऊ बेटर टीम है, तो मैं भी लखनऊ के साथ जाना एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा सर, क्या राजस्थान रॉयल्स को आप प्लेऑफ्स में देखना चाहेंगे? डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं। मैंने तो अगर मैं शुरू में जितने भी हम लोग जब टीम कंपोजिशन देखा था तो उसमें मुझे दो टीम स्टैंड आउट लगती थी, एक पंजाब लगती थी मुझे और एक राजस्थान रॉयल दिखती थी। क्योंकि राजस्थान रॉयल के 5 बॉलर ऐसे हैं जो पांचों अपना काम अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, और जो बैट्समैन है वो ठीक हैं। तो मेरी ऐसी सोच है कि अगर 2020 जितना मैंने देखा है या समझा है, आपके पास 2 अच्छे बैट्समैन और उनको सपोर्ट करने वाले बैट्समैन और 2 अच्छे बॉलर, बेस्ट इकोनॉमी वाले 2 बॉलर आपके पास में, ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर आपके पास में, 135-140 ऊपर स्ट्राइक रेट के बैट्समैन आपके पास हैं। उनकी अगर लास्ट 2020 से 2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 30 प्लस उन्होंने 30, 35, 40, जॉस बटलर ने 53 रन की एवरेज से तब से रन बना रहे हैं, संजू सैमसन लगभग 37, 38 के हिसाब से बना रहे हैं।
अगर ये दोनों का ही अगर हम स्कोर जोड़ें, अगर एवरेज की हम बात करें तो 80-90 रन आपके 2 बल्लेबाज बनाते हैं, बाकी बल्लेबाज आपके, तो इजीली आप 180, 70, 80 बना सकते हैं, जो आपकी बॉलिंग लाइन आपको डिफेंड कर सकते हैं। तो ये दो टीमें मुझे डेफिनेटली लगती थी जो जाएंगी। पंजाब स्ट्रगल कर रहा है, पर मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल डिजर्व करता है और उनको आना चाहिए। उनका नेट रन रेट भी अच्छा है, बढ़िया है, पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी होंगी एंड दे विल ट्राई टू गिव देयर बेस्ट टू सी एटलीस्ट कि वो प्लेऑफ्स में तो क्वालिफाई करें। सर राजस्थान बिल्कुल, और राजस्थान पर अभिषेक आज के मैच में और डिपेंड करेगा कि आज वो कैसा खेलते हैं। अगर वो आज के मैच अच्छा खेलते हैं और जीतते हैं तो बिल्कुल, और राजस्थान की टीम ऐसी नहीं है कि प्लेऑफ में ना आ सकती, नहीं आ सकती, आ सकती है बिल्कुल। वो शुरू से अच्छा खेली है और तगड़ी टीम को चुनौती देना कितना है वो आज पता लग जाएगा। जॉस बटलर 300 मार चुके हैं, मतलब पूरा टूर्नामेंट में, और आज विकेट ऐसा है कि जिसके ऊपर 100 लग सकता है। तो मतलब बिल्कुल, और अच्छी टीम और आना चाहिए। अगर वो अच्छा खेलेगी तो डेफिनेटली आना चाहिए। तो राजस्थान के सामने तो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा बेहतर रहने वाला क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि बाहर भले ही भीषण गर्मी हो लेकिन टीवी सेट आपको ठंडक का एहसास देगी, क्योंकि शानदार मुकाबले शुरू होने वाले। पहला मुकाबला सीएसके का है और उसके सामने भी जो टीम है वो नंबर 1 की टीम है, यानी गुजरात टाइटंस। चौके छक्कों की बाहर लगने वाली है या फिर विकेट की जो दरकार है वो पूरी होने वाली है, पता लग जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि गुजरात कंफर्टेबल पोजीशन में और सीएसके सिर्फ अपने सम्मान के लिए खेलने वाली। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी है जो पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से पराजित होकर आई है और दोनों टीमें इस स्थिति में है कि अभी भी इनके पास प्लेऑफ्स के रास्ते खुले हुए हैं। जाहिर सी बात है आज का मैच तय करेगा कि वो कौन सी दूसरी टीम है जिसके हौसले ऊपर के चरण में जाने के लिए मजबूत हैं। लेकिन हमारे भी इरादे मजबूत हैं इन दोनों मुकाबलों को देखने के लिए, इस क्रिकेट के रोमांच को फील करने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप डीजीआना न्यूज के साथ बने रहिए। कल मुलाकात होती है शानदार मुकाबले से पहले आपके पसंदीदा शो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।